पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में ही मिलेगा, महंगा नहीं होगा। आटा मिल्स एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। चेयरमैन आटा मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा के मुताबिक हुकूमत ने गंदम इजरा पॉलिसी में गलती ठीक करने का फैसला कर लिया। आटा मिल्स को आबादी की बुनियाद पर कोटा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आटा महंगा होने पर रोटी महंगी हुई। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है आटा सस्ता होने के ऐलान पर अब तक रोटी सस्ती नहीं हुई, इसलिए हुकूमत एक्शन ले। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे की कीमतें अब तक कम ना हो सकी। सूबे में सुपर फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1170 रुपए में दस्तयाब है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। 1.1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की चीनी बरामद कर ली गई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ टाइगर फोर्स ने ख़ुसूसी इत्तला पर वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है, जिस पर पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करते हुए ज़ख़ीरा की गई 16,000 टन से चीनी बरामद कर ली है, जिसकी मालियत 1.1 अरब रुपए से ज़ायद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी में दरामदी ईंधन से चलने वाली बिजली के मंसूबे लगाए गए, जिसकी मुल्क को भारी कीमत अदा करना पड़ी है। आज़ाद पतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दरामदी ईंधन से बनने वाली महंगी बिजली से मुल्क की सनतों को नुकसान हुआ। ये एक कर्जा लेके हम पावर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, ये एक इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। हमें पता है हमने कर्जे लेके पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उनका बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है मुल्क को। ये है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हमारी बदकिस्मती है कि हमने बजाय उस फ्यूल से बिजली बनाते जो पाकिस्तान में मिल सकता है, हमने इंपोर्ट करके फ्यूल से जो बिजली बनाई, उससे पाकिस्तान को एक बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। तब से हमारी इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ, हम मुकाबला ना कर सके, हमारा रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता था, रुपया गिरता था, बिजली की कीमत बढ़ जाती थी। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने तकरीब से खिताब में कहा, 2 हाइडल पावर मंसूबों से 1800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये मजमूई तौर पर 4 अरब डॉलर की सरमायाकारी है। 8000 मुलाजमतें पैदा होंगी। ये दूसरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो हम साइन करने जा रहे हैं। मजमूई तौर पर हम 1800 मेगावाट बिजली पैदा करने जा रहे हैं, 4 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और 8000 नौकरियां के मौके पैदा करने जा रहे हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम जा रहे हैं सस्ती बिजली की तरफ, महंगे इंपोर्टेड फ्यूल की बजाय अपना इंडिजिनस रिसोर्स यूज़ करने की तरफ और महंगे कर्ज़ों की बजाय इन्वेस्टमेंट की तरफ। पाक फौज ने कारगिल जंग में निशान हैदर पाने वाले 2 मादरे वतन के अजीम सपूतों को खिराज अकीदत पेश किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जान निछावर करने से बढ़कर कोई एजाज़ नहीं। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। उन्होंने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और हवलदार लालिक जान शहीद बहादुरी, लाजवाल जज्बे और मिसाली क़यादत का दरख्शंदा बाब हैं। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जान निछावर करने से बढ़कर कोई एजाज़ नहीं। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। आर्मी चीफ ने कहा, हर कीमत पर मुल्क की दिफा के लिए बहादुरी से डटे रहना ही धरती माँ के बेटों का शेवा है। DGISPR ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वाबी और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र से ताल्लुक़ रखने वाले जंगी हीरोज़ ने अपने खून से हर मुश्किल के खिलाफ अज़्म व हिम्मत की तारीख रकम की। आगे बढ़े खबर दें, पंजाब हुकूमत ने सूबे के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए मौसम गर्मा की छुट्टियों में 15 जुलाई तक तौसी कर दी है। महकमा स्कूल एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स मौसम गर्मा की छुट्टियों के सिलसिले में 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए मौसम गर्मा की छुट्टियों में 15 जुलाई तक तौसी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स मौसम गर्मा की छुट्टियों के सिलसिले में 15 जुलाई तक बंद रहेंगे।
कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन सरगोदा के DHQ टीचिंग अस्पताल में बजट को जवाब बनाकर सैनिटाइजर्स, गेट, हाथ धोने की मशीनें और साबुन की सहूलत खत्म कर दी गई है। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सरगोदा में भी कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। कोरोना से मुतासरा मरीजों के हवाले से DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में आने वाले मरीजों और उनके लवाहकीन के लिए सैनिटाइज़र गेट लगाया गया था, जबकि वहाँ पर साबुन और पानी रखा गया था। गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर ना सैनिटाइज़र गेट ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि हाथ धोने की सहूलत, हर चीज़ यहाँ से ख़त्म कर दी गई है। कोरोना के हवाले से खदशात, हुकूमती हदायत अपनी जगह, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में कोरोना के हवाले से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। कोरोना वायरस सिर्फ लोगों की सेहत ही नहीं छीन रहा, बल्कि फैसलाबाद के एक बुजुर्ग जोड़े से कोरोना वायरस ने उनका रोजगार, 2 वक्त की रोटी और इलाज के लिए दवाई तक की सहूलत छीन ली है। हालात इस कदर मुश्किल हो गए हैं कि अब सर की छत भी जाती नजर आ रही है। लॉकडाउन से मुतासिरा इस बुजुर्ग जोड़े की बेबसी की दास्तान बताएंगे इरफानुल्लाह। पीलियां अखां, मैले चेहरे, रैन उदास शाम सवेरे, टुरदियां फिरदियां लाशां बनियां, बीमारियां होइयां ने लम्मियां। ये कोई ख्याली शायरी नहीं, बल्कि 75 साला मोहम्मद इलियास और उसकी बीवी की दास्तान गम है। कोरोना वायरस के बायस बच्चों के स्कूल कई माह से बंद हैं और स्कूल के बाहर एक रेडी पर अशिया फरोख्त करने वाले बुजुर्ग जोड़े की आमदन भी बंद है। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं और बीमारियों से लड़ने के लिए दवा भी नसीब नहीं। स्कूल बंद होए उदों दा मैं बेरोज़गार हाँ, ते कोई मुशक्कत दा काम मेरे कोलों नहीं होंदा, मैं बीमार हाँ। घर खाण ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ परेशान हाँ। शुगर दी मैं मरीज हाँ, लात तो मैं टुर नहीं सकती। मेहनत करके खाने कमाने पर यकीन रखने वाला ये बुजुर्ग जोड़ा कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार होकर इस हाल में है कि अगर जल्द किसी जानिब से इमदाद ना मिली तो मुश्किल ज़िंदगी इनके लिए मुश्किल तर हो जाएगी। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कोरोना के फैलाव पर 80% पाकिस्तानियों ने परेशानी का इजहार किया है। 94% ने तशवीश की वजह घर वालों की सेहत, 91% ने माली इंतजामात के बारे में फ़िक्र, 87% ने बचत के मुतासिर होने, जबकि 59% ने बेरोज़गार होने के खदशे को अपनी तशवीश की वजह बताया। अलबत्ता 41% पाकिस्तानी 6 माह में हालात बेहतर होने की उम्मीद भी रखते हैं। पुरुमीद अफराद में नौजवानों की शरह ज़्यादा है। सर्वे में मज़ीद क्या कुछ है, रिपोर्ट देखिए। कोरोना के तेजी से फैलाव पर पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत को काफी तशवीश है, लेकिन अवाम मायूस नहीं और हालात में बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के सर्वे में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1200 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। कोरोना के फैलाव के सवाल पर सर्वे में 80% अफराद ने तशवीश का इजहार किया, जबकि 15% ने इस बारे में फिक्रमंद ना होने का कहा। जिसके बाद गैलप पाकिस्तान ने ये पूछा कि उनको किस हवाले से तशवीश है, तो जवाब में 94% अफराद ने घर वालों की सेहत की हिफाजत के हवाले से तशवीश का इजहार किया। 91% ने अपने माली इंतजामात के बारे में फिक्रमंद होने, 87% ने सेविंग्स के मुतासिर होने, 87% ने ही कुव्वत खरीद में कमी, 84% ने बुनियादी जरूरियात पूरी करने में परेशानी और 59% ने बेरोजगार होने के डर को अपनी तशवीश की वजह बताया। अलबत्ता सर्वे में ये देखा गया कि 41% अफराद पुरुम्मीद थे कि कोरोना का मसला 6 माह में हल हो जाएगा। 20% का ख्याल था कि इसमें 1 साल लग सकता है, जबकि 13% की राय थी कि इसमें 2 साल या उससे जायद का अरसा लग सकता है। पुरुम्मीद अफराद में नौजवानों की शरह ज्यादा देखी गई और 30 साल तक की उम्र के 43% अफराद 6 माह में हालात में बेहतरी की उम्मीद करते नजर आए। 30 से 49 साल के 41%, जबकि 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में पुरुम्मीद होने की शरह 31% थी। सर्वे में 25% अफराद 3 से 4 माह में माशी हालात में बेहतरी के हवाले से भी पुरुम्मीद थे। अलबत्ता 26% का ख्याल था कि कोरोना के मनफी असरात देर पा होंगे। 25% का ख्याल था कि मुल्की मईशत कोरोना के मनफी असरात से 6 से 12 माह में बाहर आएगी, जबकि 24% का ख्याल था कि वो इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। सीनियर तज्जियाकार और कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने कहा, GIT रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच का हमसाया मुल्क की इंटेलिजेंस के साथ ताल्लुक था। GIT में सिफारिश के मुताबिक उज़ैर बलोच को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के बाद 12 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। जो उज़ैर बलोच वाली जो GIT रिपोर्ट थी, जो 2016 में बनाई गई थी,
یہ پبلک نہ ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس JIT رپورٹس کے مطابق عزیر بلوچ کے ایک ہمسایہ ملک کی انٹیلیجنس کے ساتھ تعلق تھے، اور اس میں جو لاسٹ پیراگراف ہے ان کی میٹنگ ود ایرانین انٹیلیجنس آفیسر تھرو حاجی ناصر، اور اس کی آگے ڈیٹیلز بھی ہیں، اور آگے جو کہا گیا ہے کہ the accused is found involved in espionage activities by providing secret information, sketches regarding army installations and officials to foreign agents, which is violation of Official Secret Act 1923. اور آگے کہا گیا کہ it is strongly recommended that the accused be tried under Pakistan Army Act for his involvement in espionage activities which falls under Official Secret Act 1923. اور ہماری اطلاع کے مطابق یہ جو عزیر بلوچ ہے اس کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل کر کے اس کو کنوکٹ کر دیا گیا، اس کو 12 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، لیکن جو اس نے 198 کے قریب قتل کیے ہیں اس پہ مقدمات علیحدہ چلیں گے۔ اسٹیٹ بینک کی کرونا سدباب کے لیے اسپتالوں کی ری فائنینسنگ کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ اسکیم کے تحت 2 جولائی تک تقریباً 6.5 ارب کی فائنینسنگ کی منظوری دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق کرونا سدباب ری فائنینسنگ اسکیم میں وبا کے لباس، ماسک، ٹیسٹنگ کٹ، وینٹیلیٹرز اور اسپتال کے بستر تیار کرنے والوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اسکیم کے ذریعے قلیل معیارات کے اسپتال کے قیام اور موجودہ اسپتالوں میں توسیع کے لیے بھی ری فائنینسنگ حاصل کی جا سکے گی۔ اسٹیٹ بینک نے کرونا سدباب اسکیم رواں سال مارچ میں متعارف کرائی تھی۔ اسکیم کے تحت اسپتالوں کو طبی سہولیات بہتر بنانے کے لیے 3% شرح پر 5 سالہ قرض جاری کیے جا رہے ہیں۔ مرکزی بینک کے مطابق اسکیم کے ذریعے 2 جولائی سے 6 ارب 40 کروڑ روپے مالیت کے قرضوں کی منظوری دی جا چکی ہے۔ پشاور اور کوئٹہ ہائی کورٹ بار نے بھی ملک کی سب سے بڑے وکلا کے ادارے پاکستان بار کونسل کے اس مطالبے کی تائید کی ہے کہ جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو رہا کیا جائے اور ان کی مسلسل گرفتاری کو میڈیا کی آزادی پر حملہ کہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نومنتخب صدر خالد انور آفریدی کا کہنا ہے میر شکیل الرحمان کو صرف حق اور سچ لکھنے پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین بلوچستان بار کونسل ہیومن رائٹس کمیٹی راہب خان بلیدی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے حکومت انتقامی کارروائی کر کے جنگ اور جیو کو خاموش کرانا چاہتی ہے۔ کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے صدر آصف ریکی کا کہنا ہے جیو نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو مسلسل حراست میں رکھنا سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ گزشتہ روز پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ کی زیر صدارت اجلاس میں جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی مذمت کی قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ میر شکیل الرحمان کی 34 سال پرانے مشکوک مقدمے میں گرفتاری بدنیتی پر مبنی ہے۔ وکلا برادری کا صحافی برادری سے یکجہتی کا اظہار۔ میر شکیل الرحمان کے مقدمے کی سماعت پر وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساکی اور ممبر ایگزیکٹو کمیٹی طاہر نصر اللہ وڑائچ عدالت جائیں گے۔ ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں صدر سپریم کورٹ بار سید کلب حسن، احسن بھون ایڈوکیٹ، اختر حسین اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ حکومت کی اتحادی جماعت کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ کر کہا کہ میڈیا سے محاذ ذرائع کسی صورت میں مناسب نہیں۔ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے اور ریاست کے استحکام کے لیے اس کا مستحکم ہونا بھی ضروری ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا وزیر اعظم عمران خان کو خط میں مزید کہنا تھا آپ کو پہلے روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر بھی خط لکھا تھا۔ اب چینل 24 کا لائسنس معطل کرنے پر لکھ رہا ہوں۔ چینل کے خلاف کارروائی سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ ریاست کے چوتھے ستون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ وزارت اطلاعات کو تمام میڈیا مالکان کے ساتھ میز پر بیٹھ کر معاملات حل کرنے کا کہیں گے، ان کے واجبات ادا کریں گے تاکہ میڈیا ورکرز کو تنخواہیں مل سکیں۔ حکومت اور میڈیا کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کا نقصان آپ کو ہو رہا ہے۔ جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے مرتضی علی شاہ۔ پاکستان ہائی کمیشن کے باہر
पाकिस्तान में जो चैनल 24 की जो पैमरा की तरफ से जो लाइसेंस की सस्पेंशन है उसके ख़िलाफ़ और जंग और जियो ग्रुप के जो एडिटर इन चीफ मीर शुक्र रहमान की जो कंटिन्यूइंग डिटेंशन है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट तंजीमों के नुमाइंदे जमा हुए और ज़बरदस्त उन्होंने एहतजाज किया। किसी भी सहाफ़ी को आप निशाना उसको टारगेट कर रहे हैं सिर्फ इख्तलाफ राय रखने की वजह से। ये अब तबकाती जंग है, ये कोई जंग किसी एक अदारे की नहीं है या किसी एक वर्कर की नहीं है। उनका कहना था कि जो चैनल 24 का जो लाइसेंस सस्पेंड किया गया उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उस चैनल की वो जो कवरेज थी, जो क्रिटिकल कवरेज है, उसके मुख्तलिफ जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं उनके हवाले से उसके बुनियाद पर चैनल का लाइसेंस सस्पेंड किया गया। उसके अलावा मुजाहिरीन का कहना था कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शुक्र रहमान को अब 4 महीने से उनको डिटेंशन में रखा गया है, जो कि जाहिर करता है कि किस तरह से जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म पाकिस्तान में कोई करना चाहता है तो उसको वो निशाना बनाना चाहती है। और आज से हम भरपूर एहतजाज का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। उनको जिस तरह से जेल में रखा गया है और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है ये काबिल मज़म्मत है। सहाफ़ियों के ऊपर हो आवाज़ को बंद किया जाए, कलम को इस तरीके से तोड़ा जाए, हम इसको नामंजूर समझते हैं। मुजाहिरीन का ये मुतालबा था कि चैनल 24 का जो लाइसेंस है वो बहाल किया जाए और उसके साथ साथ मुजाहिरीन का कहना था कि जंग और जियो ग्रुप के जो एडिटर इन चीफ मीर शुक्र रहमान है उनकी जो गैर कानूनी गिरफ्तारी और जो उनकी जो डिटेंशन है उसको ख़त्म किया जाए। कोरोना वायरस के बारे में स्पेन में की गई स्टडी ये बात सामने लाई है कि स्पेन की आबादी का सिर्फ 5% ही एंटीबॉडीज तैयार कर सका है, जिससे ये बात साबित होती है कि कोरोना से बचाव के लिए हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं की जा सकती। स्पेन के मेडिकल जर्नल द लैंसेट में शाया की गई स्टडी के नताइज से पता चलता है कि स्पेन की 95% आबादी अब भी कोरोना वायरस का शिकार हो सकती है, जबकि हर्ड इम्यूनिटी इस वक्त हासिल होती है जब काफ़ी आबादी वायरस या बैक्टीरिया से मुतासिर हो और इसका फैलाव रोकने के लिए कोई वैक्सीन दी जाए। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल का कहना है स्पेन भर में 61,000 से ज़ायद अफराद के नमूने लिए गए हैं, जिससे लगता है कि यूरोपीय मुल्कों में कोरोना के सिलसिले में जारी दर्जन भर स्टडीज़ में अब तक की सबसे बड़ी स्टडी है।